चलिए, हमारा है टॉपिक संसाधन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज। चलिए इसके बारे में जानते हैं, संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज। देखिएगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुएं, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। कह रहे कि मानव की आवश्यकता को जो भी पूरा करता है, यानी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, चाहे वो वस्तु जीव जंतु हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो, वह सारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, अगर वह मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो। अब देखिएगा थोड़े यहाँ पे इसको समझिएगा। हमने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो होती है वह संसाधन कहलाती है। तो ये डिफिनीशन आपको लिख लेना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक साइड बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मानव भी जो है यहाँ पे संसाधन, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मकान आपने देखा होगा, मकान जिसे हम लोग घर भी कहते हैं, मकान को आपने देखा होगा। तो मकान जो होता है इसका निर्माण में आपने मानव को भी देखा होगा, ठीक है, अवश्य देखा होगा, और मानव का उपयोग करते हुए भी देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे मानव समझिए, यहाँ पे इसको, इसके जरिए हम क्या आपको बताना चाहते हैं आप समझिए। मकान जो होता है यानी कि घर के निर्माण में आपने देखा होगा सीमेंट, गिट्टी, बालू इत्यादि छड़ का उपयोग होता है घर के निर्माण में। इसके साथ साथ आपने मजदूर देखे होंगे, मिस्त्री उस्त्री देखे होंगे जो घर को बनाता है। तो ये सब जो होते हैं, मिस्त्री कौन होता है, मजदूर कौन होता है, तो मानव होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मकान के निर्माण में मानव जो है मकान का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं लोग। मानो यहाँ पे मानो एक संसाधन का निर्माण करें। मकान क्या एक संसाधन है, क्यों संसाधन है अब हम लोग देखेंगे। तो ये मकान जो है एक मकान का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो ये मकान जो है, मकान में कौन रहता है, आपने घर में देखा होगा कि मानव रहते हैं, फैमिली रहती है, मनुष्य रहते हैं। तो ये मकान का एक संसाधन का निर्माण हुआ जिसका उपयोग यहाँ पे क्या कर रहा है, मानव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मानव एक संसाधन के यहाँ पे निर्माण कर रहा है और यहाँ पे उपयोग भी यह कर रहा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, तो लिखिएगा थोड़ा, ये लिखने में भी आता है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। तो ठीक है, तो हमने देखा मानव कैसे संसाधन है, क्योंकि एक मानव की यह आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है मकान, ठीक है, मकान, इस मकान का निर्माण ये कर रहा है। तो यानी कि इस मानव के संसाधन को थोड़ा समझिए, इस मानव के संसाधन को, इस मानव के लिए यह इस मानव की आवश्यकता को यह पूर्ति कर रहा है। यानी कि मानव यहाँ पे क्या हमने देखा कि एक संसाधन है, निर्माण भी कर रहा है और उपयोग दोनों करता है। तो जैसे में आप क्या लिखेंगे समझिएगा, जैसे में आप लिखेंगे समझिए, जैसे में आप लिख सकते हैं मनुष्य, मकान लिख सकते हैं, भूमि, मृदा, जल, खनिज, वन्य जीव, वनस्पति, जलीय जीव, ये सब क्या है, संसाधन है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं संसाधन का महत्व। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संसाधन का महत्व। इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। संसाधन का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, यथार्थ संसाधन का महत्व देखिएगा। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं, यहाँ पे वह होगा। तो संसाधन जो होता है वह मानव जीवन को, यानी कि मानव का जो जीवन होता है उसको सरल यानी आसान व सुगम, मतलब सुख रूप से ठीक ढंग से वो व्यतीत करने के लिए वो बनाते हैं। कौन, संसाधन। अब देखिएगा, संसाधनों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संसाधन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, यानी संसाधनों के बिना जो होती है हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संसाधन के महत्व के बारे में जान रहे हैं। अब आगे देखिएगा, किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में ही है। कोई भी वस्तु या फिर पदार्थ देखेंगे तो उसका संसाधन बनाना, किसी भी वस्तु या फिर पदार्थ को संसाधन बनाना किसके हाथ में होता है, तो वह मनुष्य के ही हाथ में होता है। अब मनुष्य के हाथ में क्यों होता है ये अब आगे देखिएगा। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक, ज्ञान से प्राकृतिक तत्व को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। यानी मनुष्य जो होता है अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्व जो होती है, प्रकृति में पाए जाने वाली जो तत्व होती है उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब उसकी जो आवश्यकता होती है उसको वह भरने के लिए, उसको वह पूरा करने के लिए यह क्या करता है, उसको प्राकृतिक तत्व को उपयोगी एवं मूल्यवान बना देता है। तो यह संसाधन बनाना किसके हाथ में, मनुष्य के हाथ में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। हमारा अब अगला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा,
संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। वैसे तो मुख्यतः 3 पार्ट्स ही है, लेकिन 4 दिया है तो हम लोग चारों पार्ट्स को समझेंगे। वैसे आप याद रखिएगा मुख्यतः 3 पार्ट्स ही है, 3 भाग ही है। सबसे पहला जो है वह कहलाता है उत्पत्ति के आधार पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड है उपयोगिता के आधार पर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड जो है ये स्वामित्व के आधार पर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्थ है विकास की स्थिति के आधार पर, ये उतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी किताब में दिया है तो इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के 4 प्रकार में वो जो है संसाधन को बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उतना नहीं है। चलिए अब इनमें से प्रत्येक के देखें तो यहीं पे हम आपको थोड़ा बता देते हैं, समझिएगा। थोड़ा यहीं पे हम आपको क्या कर देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। क्या बता देते हैं, समझिए। देखिए ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है, इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन? जैव और अजैव, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होता है, यहाँ पे भी उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्वामित्व के आधार के अंतर्गत आते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर देखें तो इसके अंतर्गत भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, आते हैं। कौन कौन से संसाधन? संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो हमने देखा कि संसाधन को 4 भागों में सबसे पहले बांटा गया और प्रत्येक के अंतर्गत 2, 4 यानी कि 2 और प्रत्येक अंतर्गत कई पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिएगा अब जानते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हैं। जैव और 2 होते हैं, जैव और अजैव। इसको जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन होते हैं और विकास की स्थिति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अगर देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जैव संसाधन और सेकेंड होता है अजैव संसाधन, जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैव संसाधन क्या है, उसके बाद में हम लोग जानते हैं अजैव संसाधन क्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको परिभाषा लिख दिया गया और हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। समझिएगा जैव संसाधन क्या है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल मतलब जीव मंडल से होती है, यानी जो जीव होते हैं जीव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सारे लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अगर आप संक्षेप में इसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इतना ही आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना ही परिभाषा, लेकिन हमने आपको थोड़ा बड़ा करके दिया है ताकि आपको याद भी रहे। तो वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीव मंडल से अर्थात जैव मंडल से होती है, और ये सजीव के जो भी लक्षण होते हैं उसको यह क्या करते हैं, मौजूद होते हैं, उसमें यह मौजूद होते हैं, वही क्या कहलाता है, जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं मनुष्य क्या है, एक जैव संसाधन है। वन्य क्या है, एक जैव संसाधन है। वन्य प्राणी जात क्या है, एक जैव संसाधन है। पशुधन क्या है, जैव संसाधन है। इत्यादि सब क्या आएंगे, जैव संसाधन। मतलब जिसमें जीव होता है वह जैव संसाधन कहलाता है, ये भी आप कह सकते हैं। जैसे मनुष्य में जीव है, वन्य में जीव है, वन्य में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन्य प्राणी जात वन प्राणी पाए जाते हैं, प्राणी जाति, ये सब क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हमने देखा था कि होता है अजैव संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर का दूसरा पार्ट है अजैव संसाधन। इसको थोड़ा समझिएगा अच्छी से, ठीक है। वैसे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं का जो समूह होता है वह अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे हो सकता है चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है,
अजैव संसाधन के उदाहरण है। क्यों? ये क्योंकि ये निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तुओं का जो समूह होता है वह अजैव संसाधन कहलाता है। अर्थात ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है उपयोगिता के आधार पर। जैसे कि हमने देखा कि संसाधन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें दूसरा पार्ट है उपयोगिता के आधार पर। और उपयोगिता के आधार पर भी हमने देखा था कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वहां पे भी हमने बताया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए जानते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद जानते हैं लोग अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करें नवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, इन तीनों प्रक्रिया के द्वारा उस संसाधन को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम लोग, उस संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात तो थोड़ा संक्षेप में समझिएगा, ऐसे संसाधन जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं, तो एक बार उपयोग कर लेने के बाद भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे क्या कर सके, पुनः प्राप्त कर सके, ऐसे जो संसाधन होते हैं वह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा को अगर हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वह पुनः क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। सौर ऊर्जा को भाई आप एक बार उपयोग करेंगे तो वह पुनः क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जल भी, विद्युत भी, वन और वन्य प्राणी भी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो 2 तरह से हमने डिफिनीशन देखा। पहला तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वो, अन्यथा इसी को और थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो वैसा संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो 2 डिफिनीशन हमने नवीकरणीय संसाधन को देखा। अब नवीकरणीय संसाधन से जुड़े कुछ बातें याद रखिएगा। नवीकरणीय संसाधन को सतत या प्रवाह, ये दोनों एक ही है, ठीक है, एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया गया। नवीकरणीय जो संसाधन होती है इसको हम लोग सतत या प्रवाह, यानी ये दोनों एक ही है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। और एवं जैव जो है, जैव संसाधनों में इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। दूसरा हमने कहा था कि दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक ऐसा संसाधन होता है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो वैसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब जिनको, ऐसा संसाधन जिनका हम लोग एक बार प्रयोग कर लें तो पुनः प्राप्त कर लें, मतलब फिर से बनाने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो ये हो गया हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन। अब बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, उसके बाद होता है सामुदायिक संसाधन, उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन और उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं समझेंगे लोग। सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति की अधिकार में होता है, जैसे भूखंड किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, यानी भूमि का एक टुकड़ा किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, घर किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, जायदाद किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, तो यह किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, तो ये क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ये कौन सा संसाधन है तो समझिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, किसका, खास समुदाय का, यहाँ पे खास समुदाय का अधिकार होता है उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, तो खास समुदाय का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नाम से ही आप पता कर सकते हैं। जैसे
गांव में देखेंगे तो भूमि है, शमशान है, मंदिर है, मस्जिद है, परिसर है, मंदिर परिषद है, सामुदायिक भवन है, तालाब है, ये सब क्या है, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। आप भी उपयोग कर सकते हैं, हम भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भूमि है, कुछ ऐसे शमशान घाट है जिसको सभी लोग उपयोग करते हैं, मंदिर पे सभी लोग जाते हैं, सार्वजनिक होता है। जैसे यहाँ पे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल मैदान हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका, ये सब है सामुदायिक संसाधन। मतलब ये किसी खास समूह के लिए बनाया गया है, यहाँ पे जो चाहे वो आ सकते हैं, सारे समूह के लिए बनाया गया, खास समूह के लिए बनाया गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। थर्ड जो आता है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो किसी राष्ट्र या देश के अंदर पाए जाने वाली सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। कोई भी राष्ट्र या फिर किसी भी देश के अंदर जितने भी संसाधन पाई जाती है वह क्या कहलाती है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा देने चाहें तो किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। देखिएगा, राष्ट्रीय संसाधन को थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा। राष्ट्रीय संसाधन जो होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखवाया है, किसी राष्ट्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन है। ये हमारा भारत देश है। भारत देश में अगर देखें तो 200 किलोमीटर, मानिए ये आपको ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ये भारत देश की क्या तट रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत देश की तट रेखा से हमने कहा कि 200 किलोमीटर, मान कर चलिए 200 किलोमीटर ये रहा, ठीक है, 200 किलोमीटर क्या रहा, ये रहा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेगा, यहाँ पे क्या आपको श्रीलंका दिखेगा। तो श्रीलंका कुछ ऐसे आपको जो होती है भौगोलिक स्थिति होती है जहाँ पे दो देश अगर आ जाते हैं तो इसमें साझेदारी हो जाती है, आधा आपका हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधा श्रीलंका का रहता है, आधा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो हमारा 200 इसमें श्रीलंका भी आ जाता है, हमारे 200 किलोमीटर में क्या आता है, श्रीलंका भी आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब दो देश आमने सामने रहते हैं तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ से ये 200 किलोमीटर अगर होगा तो यहाँ से ऐसे हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साझेदारी कर लेते हैं लोग, शायद ऐसे होता है, ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ भारत देश की तट रेखा से, समझिएगा हम लोग यहाँ पे उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो भारत देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर मानकर चलिए, ये भारत देश की क्या है, तट रेखा है। ये भारत देश की, आप ब्लैक कलर से जो देख रहे हैं, भारत देश की तट रेखा है, और ये इसकी 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं ये भी क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रीलंका भी आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे बनाया जाता है कि श्रीलंका भी का भी यहाँ से आधा होता है, केवल इसका भी 200 नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, ये वाला स्थान जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझ गए, तो 200 किलोमीटर के अंदर की जो भी संसाधन होती है वो भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा। किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद खुले महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। इस संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं रहता है, नहीं होता है। इस संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। करे कि किसी देश की या फिर तट रेखा के, किसी देश के तट रेखा से, जैसे हम लोग भारत का ये एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये भारत का तट रेखा ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा, तो भारत के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद, मानकर चलिए 200 किलोमीटर यहाँ तक है, तो इसके बाद वाला ये जो जितना भी क्षेत्र होगा, ये जो जितना भी खुला महासागरीय क्षेत्र है, इसी पर यहाँ पे जो भी संसाधन पाए जाएंगे, तेल हो, खनिज हो, वगैरह वगैरह हो, तो कोई भी संसाधन पाए जाएंगे, तो किसी भी देश का यहाँ पे क्या होता है, अधिकार नहीं होता है। किसी भी देश का क्या होता है, खुले महासागरीय में जो संसाधन पाए जाते हैं, इस पर किसी भी देश के अधिकार नहीं होता है। इसी खुले महासागरीय में जो संसाधन पाई जाती है, यही संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को जो नियंत्रण करती है, इसका नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होती है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संसाधन का चौथा भाग, जो कि अंतिमवा पार्ट है, वो है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार
पर जो संसाधन होता है ये भी 4 प्रकार का होता है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वो है सबसे पहला है संभावी संसाधन। देखिएगा, सबसे पहला है संभावी संसाधन, सेकेंड है विकसित संसाधन, थर्ड है भंडार संसाधन और फोर्थ है संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संभावी संसाधन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग विकसित संसाधन, उसके बाद भंडार संसाधन और उसके बाद संचित कोष संसाधन। ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट उतना तो नहीं है, जैसे कि हम लोग आगे बताया कि 4th नंबर वाला जो वाला है उतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, दिया है। तो संभावी संसाधन क्या है, तो वह ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसे हम लोग संभावी संसाधन या फिर संभाव्य संसाधन भी इसे हम लोग कहते हैं। संभावी को हम लोग संभाव्य भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको संभाव्य भी देखने को मिल सकता है। तो संभावी या संभाव्य संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वह संसाधन मौजूद होता है जो उपयोग में लाए जाने की संभावना, यानी कि भविष्य में उसे लाए जाने की संभावना रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन या फिर संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं क्या है, संभावी संसाधन का उदाहरण। राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र के पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यह सब क्या है, संभावी संसाधन का उदाहरण है। हम जानते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में है, ठीक है, गुजरात में भी है, लेकिन इसका हम लोग क्या करें, अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, भविष्य में संभावना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, संभाव्य संसाधन है। दूसरा हमारा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनकी उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है। यानी कि वैसे संसाधन जिनकी उपयोग के लिए अभी तकनीक उपलब्ध है, यानी कि प्रौद्योगिकी मशीन उपलब्ध है, ठीक है, तकनीक या ये अर्थ समझ लीजिएगा, तथा इसके उपयोग के लिए, मतलब जो संसाधन है विकास संसाधन, इसके उपयोग के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है, गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं, यानी कि पहले से ही उस संसाधन की सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तो ऐसे ही संसाधन जो होती है विकसित संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप विकसित संसाधन के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद आता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा उपयुक्त तकनीकी के अभाव के कारण इन्हें अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है, उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जो अभी क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध है, यानी कि पर्यावरण में है, लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण, जो हमारे पास तकनीक है उसके अभाव के कारण अभी हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है, जैसा चाहिए कि हम इस संसाधन को उपयोग कर सकें, तो वैसा तकनीक नहीं है। इसी के अभाव के कारण अभी तक हम इन संसाधनों को क्या किया, उपयोग में नहीं लाया गया, उपयोग नहीं किए हैं। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं, यानी अर्थात वह पर्यावरण में अभी तक भंडार है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, भंडार संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है, इसको समझिएगा। वैसे भंडार संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि ये भी भंडार संसाधन का ही एक अंग होता है, लेकिन उपलब्ध जो तकनीकी होती है, उपलब्ध जो प्रौद्योगिकी होता है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ भंडार संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाने लगते हैं, संचित कोष संसाधन कहलाने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप संसाधन के बारे में पूर्णतः विस्तार से समझ गए होंगे। ये है संसाधन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन, संसाधन सर्वेक्षण, एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इत्यादि हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। तो ये जो पार्ट रहा ये पार्ट 1 रहा। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो चलिए धन्यवाद।